नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। बिहार में ही एक चीज़ और है कि जो पहले फेज़ का मतदान हुआ है अब दूसरे फेज़ के नज़दीक जा रहे हैं और हीट अप होता जा रहा है। ऐसे में मैंने अक्सर कांग्रेस की बात की, सब बातें की, लेकिन एक शख्स की बात करना मुझे लगता है थोड़ी सी उस पर जिक्र करना ज़रूरी है। वो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे होगी। तेजस्वी यादव की कसम से अगर आप सभाएं देखो ना, और उन सभाओं में जो भीड़ आ रही है और तेजस्वी यादव जो मेहनत कर रहे हैं, उस सब के लिए उस आदमी को एक बार सैल्यूट तो बनता है। दरअसल किसी ने ठीक लिखा था सोशल मीडिया पे, जब तेजस्वी यादव की सभा में लाइट काट दी जाती है और मोबाइल फ़ोन्स जो है लोग ऑन करते हैं, तो दरअसल ठीक कहा था किसी ने कि ये लड़ाई दिए और तूफान की है। इस तूफान को दम दिखाना होगा और इस दिए को दम दिखाना होगा और इस सरकारी तंत्र के तूफान के आगे टिका रहना होगा। तेजस्वी यादव की सभाओं में न सिर्फ भीड़ आ रही है, बल्कि भीड़ जेन्युइनली वो आ रही है जो शायद वोट में कन्वर्ट हो रही है। तेजस्वी यादव के वादों पर युवाओं को, खास करके बिहार के युवाओं को बहुत भरोसा है। तेजस्वी यादव के वादों पर महिलाओं को भी भरोसा है। इसलिए मेरे हिसाब से अगर महागठबंधन अच्छा परफॉर्म करता है बिहार में, तो उसका एक बहुत बड़ा श्रेय तेजस्वी यादव को ज़रूर जाना चाहिए। हालांकि तेजस्वी यादव आपको कहीं मेन मीडिया में नहीं दिखेंगे, कोई उन्हें कवर नहीं कर रहा, कोई उन्हें स्पेस नहीं देता, जबकि असल खिलाड़ी इस वक्त बिहार के मैच के वही है। असल खिलाड़ी वही है, सही में बताऊं। और दूसरा खिलाड़ी जो चुपचाप खेल रहा है, गेम कर रहा, वो है नीतीश कुमार। ये दो खिलाड़ी नज़रों से दूर लेकिन अपनी गेम पूरे ज़ोर शोर से खेल रहे हैं और तेजस्वी यादव मैच जीत सकते हैं इस बार, इसकी पूरी संभावना है। क्योंकि पहले दौर के मतदान ने बहुत सी गलतफहमियां दूर की हैं। पहली बार इस बिहार के मतदान को लेकर या बिहार चुनाव को लेकर या और चीज़ों को लेकर मैं प्रशांत किशोर की बात से भी सहमत हूँ। प्रशांत किशोर ने पहले दौर के मतदान, बढ़े हुए मतदान, रिकॉर्ड तोड़ मतदान का जो निष्कर्ष निकाला है, उससे मैं भी काफ़ी हद तक सहमत हूँ। 30 सालों में नहीं, आज़ादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये दो बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूँ कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो दो बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है, उसने सबको सरप्राइज़ किया है। और जितने लोग ये बैठे हुए थे कि महिलाओं को 10,000 पैसा मिल गया और उसी से हम लोग जीत जाएंगे, इन चुनाव में महिलाएं तो हैं ही, लेकिन महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों से कैसे वोट करा रहे हैं, इसी से बिहार का चुनाव तय होगा। तो सर, जनसुराज कितना कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर के? कितनी सीट? जनसुराज बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि 14 तारीख को आप देखेंगे इतिहास लिखा जाएगा। बड़े बड़े पंडित, कोई ये नहीं बता रहा था कि जनसुराज इस बार इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग होगी। और ये आकलन लोग कर रहे हैं, 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने वोट करा है। कोई आकलन, कोई पत्रकार, कोई असेसमेंट करने वाला आदमी कितने लोगों से मिला होगा? कल लोग बैठे बैठे 10-15 लोगों से फ़ोन करके अपना हवा बता रहे हैं कि किसने किसको वोट दिया। किसी को जानकारी नहीं है। जब 14 तारीख को काउंटिंग होगी तभी पता चलेगा कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने किसको वोट दिया है सबसे ज़्यादा मात्रा में। जो हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर है वो बदलाव चाहते हैं और बहुत एग्रेसिव होकर उन लोगों ने वोटिंग किया और कराया है। प्रशांत किशोर सही कह रहे हैं। ये दरअसल आपको याद है जब SIR हो रहा था, तब मैंने 3-4 वीडियो बनाए थे। तब मैंने भी कहा था कि जो बिहार से बाहर रह रहे हैं ना मजदूर और जो प्रवासी हैं सारे, वो सब लोग डरे हुए हैं और वो सब लोग एक ही चीज़ कह रहे हैं कि भाई हमारा वोट काटा जा रहा है। उनको सिर्फ वोट कटने का डर नहीं था, उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हमारा वोट कटा तो हमारी नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी, हमें नागरिक ही नहीं माना जाएगा। इसलिए वो सब यहाँ से दौड़े
सब बाहरों से दौड़े, बिहार गए, अपने कागज़ बनवाए, अपना वोट डलवाया। आज वो उसी चीज़ का बदला लेने के लिए वहाँ टिके हुए हैं। उन्हें मालूम है कि उनका नुकसान हो रहा, आर्थिक नुकसान होगा इतने दिन तक अगर वो काम के बगैर रहेंगे, लेकिन वो टिके हुए हैं वहाँ पर, क्योंकि जो तकलीफ़ उन्होंने सही है, जो डर उन्होंने सहा है, उसका हिसाब तो वो ज़रूर लेंगे, इसलिए वहाँ टिके हुए हैं। और ये बात प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, मैं इसीलिए प्रशांत किशोर की बात से सहमत भी हूँ। और दूसरी बात, बिहार में एक और मुद्दा है जो विपक्ष ने बिल्कुल हवा कर दिया है, जो एनडीए ने, खास करके बीजेपी ने बहुत उठाया था, जो बिल्कुल नहीं चल रहा, वो है परिवारवाद का मुद्दा। मैंने कम से कम बिहार के कई लोगों से बात की है, कुछ लोग, कुछ मजदूर वगैरह ऐसे भी हैं जो वोट डाल के वापस आ गए, उनसे भी बात की। उन्होंने कहा वहाँ इस बात पे तो जिक्र ही नहीं है कि वो लालू का परिवार है, ये गांधी नेहरू का परिवार है, ये उसका बेटा उसकी बेटे, नहीं है। वहाँ मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमें घर जाने का मौका कौन देगा, हमें बेरोज़गार वहाँ रोज़गार कौन देगा ताकि हम अपने घर लौट सके, कौन हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा। यानी परिवारवाद का मुद्दा तो कंप्लीटली ख़त्म। और परिवारवाद का मुद्दा आता है तो अब राहुल गांधी भी एक सही तरीके से जवाब देना सीख गए मेरे हिसाब से। वो भी अब उंगली जब उनकी तरफ परिवारवाद को उठती है तो वो बता देते हैं कि 3 उंगलियां तुम्हारी खुद की तरफ हैं, खास करके अमित शाह की तरफ। देश में आजकल बस 50-60 लोग सपना देख सकते हैं। अंबानी के बेटे हो, अदानी के बेटे हो, अमित शाह के बेटे हो, जो सपने देखने देख लो। अमित शाह के बेटे को क्रिकेट बैट पकड़ना नहीं आता, रन लेना तो छोड़ दो, मगर है वो क्रिकेट का चीफ। पूरी क्रिकेट कंट्रोल कर रखी है। क्यों कर रखी है? पैसा। दोस्तों, मैं अपने एडिटर से कहूँगा कहीं दाएं या बाएं मेरा ये एक वीडियो लगाए जो न्यूज़ 18 का वीडियो है। ये न्यूज़ 18 अंबानी का चैनल है। अब इसमें आप देखेंगे कि प्रियंका गांधी बिहार में बगहा में वहाँ का जो एक थारू नृत्य है, लोकल कलाकारों के साथ वो नृत्य कर रही हैं। ये दिखा रहा है ये चैनल, लेकिन जो एंकर इस नृत्य के बारे में बता रहा है उनकी जरा एक बार भाषा सुनिए। गांधी ने बगहा के हरना टांड में थारू नृत्य पर ठुमके लगाए। महिलाओं के साथ प्रियंका गांधी के ठुमके का वीडियो भी सामने आया, जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल प्रियंका गांधी हरना टांड में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंची थी और तभी प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद जो स्थानीय कलाकार थे, थारू नृत्य कर रहे थे, उनके साथ ठुमके लगाती हुई नजर आ रही हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं। मैं पूरा स्क्रीन पे आपको नहीं दिखाना चाहता था क्योंकि इनको पूरा स्पेस देने की इनकी औकात नहीं है। खैर, मैंने आपको इसलिए दिखाया कि इसमें बार बार ये एंकर ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, प्रियंका गांधी ठुमके लगा रही थी, प्रियंका गांधी ठुमके लगा रही थी। एक पार्टी की सीनियर नेता जो महिला हैं, एक माँ भी हैं और 50+ उम्र की हैं, बड़ी नेता हैं, ठुमके लगा रही थी। क्या यही भाषा कभी आपने बीजेपी नेताओं के बारे में सुना है? एंकर जो नेशनल चैनल के गोदी मीडिया के एंकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नृत्य कर सकते थे, बोल सकती थी कि प्रियंका गांधी उनके साथ नाची, प्रियंका गांधी ने उनके साथ नृत्य किया या प्रियंका गांधी भी उनके साथ थिरकी। ठुमके शब्द आपको मालूम है ना, ठुमके शब्द किस लहजे में बोला जाता है? ये गोदी मीडिया की असलियत है। महिला के बारे में एक महिला ही ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही थी। तो ऐसी गोदी मीडिया को अगर कोई मुंह पर करारा जवाब ना दे तो क्या करें? इनको बेइज्जती की दरअसल आदत सी पड़ गई है, मुझे ऐसा लगता है। बिना बेइज्जती के इनका खाना हजम नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टीज, खास करके कांग्रेस ने बहुत साल थोड़ी सी लज्जा की, थोड़ी सी एक लाज शर्म या थोड़ी सी एक मर्यादा रखी कि बेशक इन चैनलों पर जानबूझ के कांग्रेस को नीचा दिखाने का पूरा प्रोपेगेंडा चलता रहा, इनके नेताओं को नीचा दिखाने का पूरा प्रोपेगेंडा चलता रहा, फिर भी कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता एक जो है ना वो एक मर्यादा रखते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में इन्होंने मजबूर कर दिया विपक्ष की सभी पार्टियों को
अपनी मर्यादा लांघने का, और इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए मजबूर इन्हीं गोदी मीडिया ने किया है, इन्हीं एंकरों ने किया है। और इस पूरे मामले में अगर सबसे बेहतरीन मुझे लगता है कोई इन गोदी मीडिया को इनकी असली औकात बताता है ना, तो वो है पवन खेड़ा। जी हाँ, कांग्रेस के पवन खेड़ा। पवन खेड़ा जब से मीडिया इंचार्ज बने हैं कांग्रेस के, जब से उन्होंने संभाला है, तब से लगातार पवन खेड़ा ने मीडिया को उनकी असली औकात दिखाई, गोदी मीडिया को। सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया कमान संभाली तो सुप्रिया श्रीनेत ने भी करारा जवाब दिया, लेकिन जिस भाषा में, जिस लहजे में और जिस अंदाज में पवन खेड़ा इनकी धुनाई करते हैं ना, इस गोदी मीडिया की धुलाई करते हैं, वो कई बार सुन के शुरू में थोड़ा सा अजीब लगता था कि भाई हम भी इसी फैटर्निटी से निकले हैं, इसी फैटर्निटी में अभी भी हैं, इन्हीं चैनलों से हम निकले हैं, अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब तो सही में बताऊं आपको कि गोदी मीडिया की जब पवन खेड़ा धुलाई करते हैं ना, तो कई बार सुनने में मज़ा भी आता है। चलिए आपको भी सुनाता हूँ। ब्राजीलियन मॉडल वाला जो उदाहरण है, जब आप वोट देने जाते हैं तो आपका जो स्लिप होती है वो देखा जाता है, लिस्ट में आपकी फोटो और फिर आपका चेहरा से उसकी टैली किया जाता है, तुलना की जाती है, उसके बाद आपको वोट देने की अनुमति होती है। ये जब सामने आपके ब्राजीलियन मॉडल की फोटो है तो आपने वोट देने की अनुमति कैसे दी? बहुत गंभीर सवाल ये उठ रहे हैं। आज दिन भर हम देख रहे थे कुछ, मैं उनको भूतपूर्व पत्रकार कहूंगा, आजकल वो एंकर हैं, तो जो भूतपूर्व पत्रकार, उनको अगर पत्रकार कहूं तो आप सबका अपमान है, इसलिए उन्हें पत्रकार नहीं कहूंगा। तो जो भूतपूर्व पत्रकार हैं वो लोग बड़ी कोशिश कर रहे थे, और हैरानी की बात है कि वो डिफेंड कर रहे हैं। हम चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं, पहले बीजेपी उनको डिफेंड करने आती है, जवाब देने आती है, अब भूतपूर्व पत्रकार यानी कि आज के एंकर कुछ वो डिफेंड करने आते हैं, कह रहे साहब ब्राजीलियन मॉडल इतनी दूर से आई और इतने जगह पर जाकर वोट दे गई। महामूर्खों, इतना तो समझो कि वो खुद नहीं आई थी, उसका चेहरा, उसकी फोटो इस्तेमाल हुई थी। अब मुझे बोलने में बड़ा अटपटा लगता है, महामूर्ख, हमारे सब साथी हैं ये लोग, ये जो एंकर ट्वीट कर रहे हैं। आप भी जानती हैं किसके लिए बोल रहा हूं, आप सब जानते हैं किसके लिए बोल रहा हूं कि ब्राजीलियन मॉडल इतना दूर से कैसे आई। अरे भाई, आईटी सेल ने आपको कुछ बना के भेज दिया, आप यूं ही पढ़ लेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। इतनी मूर्खता आज का पत्रकार तो नहीं कर सकता, ये भूतपूर्व पत्रकार कर सकते हैं। पवन खेड़ा ने बिल्कुल सही कहा कि ये सब के सब जितने अभी लाखों करोड़ों का पैकेज लेके बड़े बड़े एंकर बने हुए हैं, ये सब के सब पूर्व पत्रकार हैं, क्योंकि पत्रकार ये नहीं रहे। मैं आपको बताऊं, जब हम लोग इन चैनलों में काम किया करते थे, वो दौर ही अलग था। वहाँ एंकर जो है न्यूज़ स्टूडियो में बैठ के उसका काम सिर्फ खबरें पढ़ना होता था, उसको इतनी वैल्यू नहीं मिलती थी। जो ग्राउंड में रिपोर्टर होता था उसको वैल्यू मिलती थी, क्योंकि सच्चाई वो जानता है कि खबर क्या है। एसी स्टूडियो में बैठ के मोटी मोटी तनख्वाहें लेके आप ज्ञान पढ़, किसी और का लिखा हुआ ज्ञान पेलते हैं ना, तो उससे आप पत्रकार नहीं बनते। लेकिन बदकिस्मती देखिए, 2014 के बाद वही सब ज्ञान पेल रहे हैं जो सारा दिन एसी रूम में बैठे रहते हैं, जिनका सिर्फ सोर्स ऑफ न्यूज़ एक ही है, और वो है प्रधानमंत्री के दफ्तर से आने वाली चिट्ठियां या मैसेज या व्हाट्सएप, बस। तो ये पत्रकार कहीं से भी नहीं है। पवन खेड़ा से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये पत्रकार तो किसी भी एंगल से है ही नहीं। इसलिए इनको इन्हीं भाषा में, इन्हीं की भाषा में जवाब देना एकदम माकूल है। अब तो लोग भी, ये तो फिर भी नेता है पवन खेड़ा, बड़ी पार्टी में बड़े पद पर हैं, अब तो आम लोग इनको इनकी औकात दिखाते हैं। जब ये फील्ड में जाते हैं यदा कदा, तो इन्हें कैसे वहाँ से भगाया जाता है। कितने ही इंसिडेंट्स हमने देख लिए, क्या नाम लूँ मैं, सबके इंसिडेंट्स हमने और आपने देखे हैं। जब पब्लिक ही जूता मारने लग जाए तो समझ लीजिए आपकी औकात या आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी शून्य हो चुकी है। खैर, अब इन पे गोदी मीडिया पे इससे ज़्यादा वक्त ना मेरे पास है ज़ाया करने के लिए, ना ही आपके पास होगा, जाहिर सी बात है। तो कहानी बिहार की ये है, और बस थोड़ा एक आध दिन और हैं, एक दो दिन और हैं, जब उसके बाद प्रचार थम जाएगा दूसरे चरण का भी। फिर उसके बाद 14 नवंबर को, जैसा मैंने कहा, पंडित नेहरू के जन्मदिन वाले दिन, क्या नेहरू की लेगेसी जिसे ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क तक दोहराया। अच्छा, मज़े की बात है, वो ज़ोहरान ममदानी से भी यहाँ इसी गोदी मीडिया को ऐसी तकलीफ़ है, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं
कि वहाँ पर एक जो है वो ज़ोहरान ममदानी जीत जाता है तो खुशियाँ यहाँ मनाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो एक ऐसा आदमी जीता है जिसके जीतने हारने से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी यहाँ के लोग, यानी खास करके मुसलमानों को ही कह रहे थे वो, कि खुशियाँ मना रहे हैं। जबकि यही गोदी मीडिया अपने पता नहीं क्यों नहीं दामन, शर्म आती होगी इनको लिखते हुए, ये सब करते हुए। जब वहाँ डोनाल्ड ट्रंप जीत रहा था तब यहाँ ये लोग खुशियाँ मना रहे थे। वो किस चीज़ की खुशियाँ मना रहे थे? तब क्या डोनाल्ड ट्रंप इनका मामा था? वहाँ मामा जीता था क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने तो जीत के बाद भारत का नाम तक नहीं लिया। ज़ोहरान ममदानी ने नेहरू को कोट किया पहले ही भाषण में। इसके लिए तो आपको प्राउड होना चाहिए था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री को कोट किया। उल्टा जो ज़ोहरान ममदानी की जीत पे बधाई दे रहे हैं या उसे अच्छा कह रहे हैं, उनको ज्ञान बांट रहे हैं, और खुद ट्रंप मामा की जीत पर हवन और वगैरह ना जाने क्या क्या कर रहे थे। उन्हीं ट्रंप मामा ने आपके मोदी जी को कितनी बार, अब तो गिनती भी भूल गए कि कितनी बार बेइज्जत किया है, वो इन्हें याद नहीं आता। खैर छोड़िए, फिर मैं थोड़ा सा भटक गया था, इन पर जो है वो जवाब देने लगा था। खैर छोड़िए, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होती है, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।